आज हम बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव को लेकर के। लगातार एचआर न्यूज सवाल पूछ रहा था कि आरती राव कहां से चुनाव लड़ेगी, और आज अटेली के सेलंग में राव इंद्रजीत सिंह ने चुनावी धन्यवाद दौरा किया। वहां पर आरती राव ने अपने पत्ते खोले, लेकिन उनके इन पत्ते खोलने को लगता है अभी भी वो दो नाव में सवार है। उन्होंने बताया कि मेरे दिमाग में दो ऑप्शन है, मेरी दो जगह से चाहत है, उसमें एक अटेली है, लेकिन अभी भी आरती राव ने एक पत्ता नहीं खोला। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा है उनके भी मायने जानेंगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने आज सेलंग में बहुत कुछ कहा है। कहीं ना कहीं राव का दर्द एक बार फिर झलका है, और उसी में बात करने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। क्या मायने हैं राव के, किस तरीके से, क्योंकि 16 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं महेंद्रगढ़ के पाली में, और उसमें भी जब राव इंद्रजीत सिंह संबोधित कर रहे थे तो वो खुद अटक रहे थे कि शायद महेंद्रगढ़ के पाली में शाह आ रहे हैं। तो किस तरीके के मायने हैं, क्या राव इंद्रजीत सिंह शाह पर भारी है या शाह राव इंद्रजीत सिंह पर भारी है, और ये अहीरवाल में सीएम की लड़ाई है, किस तरीके से है, क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, विनय यादव जी से जानेंगे इसके मायने क्या है। विनय जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। लगातार आप राजनीति विश्लेषण कर रहे हैं, तमाम कल भी हमने आपसे बातचीत की थी, आज भी फिर हम कर रहे हैं, लेकिन आज आरती राव ने कहीं जो एचआर न्यूज बार बार सवाल कर रहा था कि क्यों नहीं राव इंद्रजीत सिंह पत्ते खोलते हैं कि अपनी बेटी को कहां से चुनाव लड़ाएंगे, तो आज आरती राव ने पत्ते खोलने की कोशिश की है। उन्होंने अटेली को अपनी एक पसंद बताया है, लेकिन अभी भी वो दो नाव में सवाल है। दूसरी कौन सी जगह है जहां से चुनाव लड़ सकती है? क्या इन दोनों जगह की जो चाहत है वहां से पार्टी टिकट दे पाएगी उनको? देखिए मोहन जी, आज ये स्पष्ट हो गया है कि आरती राव चुनाव लड़ेगी। जिस तरह के आज सभा के अंदर माननीय सांसद साहब का जो उनका अपना वक्तव्य रहा, आरती ने जो भाषण दिया है, कहा है कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं और मेरी पसंद दो जगह से हैं, तो उसके भी दो मायने निकलते हैं कि पसंद दो जगह बताना इसलिए जरूरी था कि मैं पहले लगातार हम कहते रहे हैं कि आरती राव के लिए सेफ सीट जो है वो अटेली विधानसभा है, और उनकी भी हो सकता है अंदरूनी इच्छा, मन की इच्छा अटेली विधानसभा ही हो, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा अंतर विरोध नहीं है अन्य कैंडिडेट्स के बीच के अंदर वहां टिकट मिलने में कोई उनको दिक्कत हो, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर के कैंडिडेट को पिछली बार टिकट मिली थी, उनका वहां भारी विरोध है। उस विरोध के चलते हो सकता है उनकी टिकट कट जाए और आरती राव वहां से दावेदारी करे। उसके अलावा कांग्रेस से सांसद साहब के भाई राव अजीत सिंह के पुत्र जो थे वो वहां से चुनाव की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस से, मगर उनके आकस्मिक निधन हो गया, एक दर्दनाक हादसा हुआ और अब वहां की सीट लगभग खाली लग रही है। अब वहां से परिवार के ही दो लोग टकराव में नहीं आएंगे, तो जो वोट बैंक रामपुरा हाउस का है, चाहे वो अजीत के समर्थक रहे हैं चाहे इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, वो सारा वोट बैंक इकट्ठा होकर आरती राव को वहां मजबूत कर सकता है। तो ये उनकी अपनी एक इच्छा और एक सोच है। मगर दूसरा पत्ता उन्होंने इसलिए नहीं खोला है कि उसका भी एक मायने है, और आप आज कहीं अटेली से घोषणा कर दो कि मैं अटेली से चुनाव लड़ूंगी, और उनकी बात को कहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नकार ना दे, कहीं ऐसा ना हो आपको यहां से स्थानांतरित कर दिया जाए, तो फिर आपकी किरकिरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आप घोषणा करने के बाद पार्टी ने आपका यहां विश्वास नहीं जताया, आपको दूसरी जगह अन्यत्र कहीं एक्स्ट्रा सीट पे स्थानांतरित कर दिया है, तो उससे भी एक उनको अभी डर सता रहा है। पर एक ये है अटेली में अब अमित शाह जी महेंद्रगढ़ लोकसभा में अमित शाह जी आ रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं जो महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा है वहां से आरती राव ने एक दबाव डालने की राविंदर सिंह ने अपनी कोशिश की है। वो दिखाना चाह रहे हैं अगर मेरे वर्कर मेरे कार्यकर्ता यहां से चाह रहे हैं, मेरी यहां पैठ है, इसलिए मेरे को दरकिनार अगर पार्टी करेगी तो उनका इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो जैसे स्टार्टिंग करती है, वो कहती है अपनी पेटी बांध लीजिए, आप कमर की पेटी बांध लीजिए। बांधने का क्या मतलब माना जाए? क्या वाकई अटेली से लड़ेंगी या अभी भी कहीं संशय बना हुआ है? कोसली में हम सोच रहे थे, कोसली या बादशाहपुर से, कोसली भी कहीं राव के लिए सेफ सीट है, अपनी बेटी को चुनाव वहां से लड़ा सकते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो राव विरोधी खेमे हैं जैसे जगदीश यादव है या और है, तो वो नुकसान कहीं हो सकता है। देखिए मोहन जी, इस मामले में राव साहब की उनके समर्थकों की क्या सोच है कोसली को लेकर, उसमें मैं नहीं कह सकता। नहीं, रिस्क तो कोई नहीं लेना चाहिए ना। रेवाड़ी से बात हो रही थी, रेवाड़ी से लड़ाएंगे, रेवाड़ी से
राव को लगता है जो मेरी एंटी लॉबी है वो कहीं ना कहीं आरती को हराने का प्रयास करेगी, लेकिन अटेली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोसली में भी ऐसा है। मैं उसी बात पर आ रहा था कि जिस तरह रेवाड़ी के अंदर भाजपा जो लॉबी है और राव साहब के जो धुर विरोधी रहे हैं अन्य पार्टियों के लिए, वो अंदरूनी रूप से राव साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आरती राव को रेवाड़ी से टिकट मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अब पहले ही जो रेवाड़ी शहर के लोग हैं उन्हें रामपुरा हाउस के दरवाजे में घुसने में बड़ी दिक्कत होती है और वो नहीं चाहते कि सांसद तो हम बना सकते हैं मगर विधायक उनको ऐसा चाहे जिसके वो 12 बजे रात को भी उनकी कुंडली खुड़का सके और वो अपनी समस्या रख सके, उनसे मिल सके। क्योंकि रेवाड़ी शहर के अंदर व्यापारी वर्ग ज्यादा है तो उनको एक सुलभ विधायक चाहिए होता है, इसलिए वो इनको नकार सकते हैं यहां से। अब बात करें कोसली की, तो कमोबेश कोसली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कैडर के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आप फिलहाल सिटिंग वहां के जिलाध्यक्ष की बात करें, पूर्व जिलाध्यक्ष की बात करें, उससे पहले के जिलाध्यक्ष की बात करें और कई जो है वहां स्थानीय जो विधायक वहां से लक्ष्मण यादव उनकी बात करें, पूर्व मंत्री रहे वहां उनकी बात करें, तो वहां भी दर्जन भर ऐसे हैं जो भाजपा की टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में जगदीश यादव भी स्वयं भाजपा की लाइन में टिकट की हुए थे मगर उनको टिकट नहीं मिली और उन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। मगर इस बार वो कांग्रेस के अंदर आ गए हैं, तो वही स्थिति कमोबेश कोसली के अंदर भी है। अब जगदीश यादव वहां जब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, अगर वहां से आरती राव को टिकट दिलवा देते हैं तो जो एंटी लॉबी है भाजपा के अंदर ही राव साहब की, और राव साहब को पता है जिस तरह से आपने उस एंटी लॉबी को ललकारा है, जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी लगातार आपने उनको जिस तरह से ललकारा है, तो वो एंटी लॉबी है, वो कहीं भी राव साहब की मदद नहीं करेगी। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इसलिए उनको सेफ सीट अपनी अटेली लग रही है आज के समय में कोसली की बजाय। तो इसलिए आरती लेकिन देखिए जिस तरीके से राव ने आज बात की, भाई मैं भी टिकट वितरण का सदस्य हूं, टिकट के लिए मुझसे भी पूछा जाएगा, लेकिन मैं युवा चेहरे को चाहता हूं। ये राव को एकदम युवा कहां से याद आए? क्या 2 चुनाव गए या इससे पहले राव लगातार चुनाव लड़ते रहे, राव को युवा याद नहीं है? इस बार युवा याद आने का क्या मकसद माना जाए? देखिए मोहन जी, टिकट वितरण कमेटी में पहले भी राव साहब रहे हैं, मगर एक बात सोचने वाली है, कोई भी पार्टी का नेता जो टिकट वितरण कमेटी में होता है वो अपना स्वयं का या परिवार का नाम आगे नहीं कर सकता है और करता भी नहीं है नैतिकता के नाते। अन्य जो लोग हैं वो उसका नाम आगे कर सकते हैं। इसलिए राव साहब ने ये प्रेशर डालने की कोशिश की है, लोगों के अंदर अपना ओरा कायम रखने के लिए कहा है ताकि लोग कहीं छटक ना जाए, दूर ना जाए, आपके जो वर्कर हैं वो आपके साथ जुड़े रहे। अगर मैं भी टिकट वितरण कमेटी का हूं, उसका एक मैसेज ये था, अब अन्य जो विधानसभाओं से जो भाजपा की टिकट चाह रहे हैं, जो मेरे समर्थक मेरे लिए जी जान लगाते हैं, जो टिकट चाह रहे हैं, आगे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है विधानसभा में जाने की, तो उनके लिए यह मैसेज दिया है कि मैं टिकट वितरण कमेटी का मेंबर हूं, इसलिए मेरे साथ आप लोगों को रहना पड़ेगा। ये उन्होंने अपना जो पुराना एक जो हो रहा था उसको कामयाब रखने के लिए ये बात दोनों तरफ से कही गई है। अब बात कर रहे थे आप अटेली में कोई रेवाड़ी केवल अटेली के राव साहब के वर्कर थोड़ी गए हैं, राव साहब के नांगल चौधरी से लेकर डोंडा हेड़ा तक जितने भी राव साहब समर्थक जो वर्कर हैं वो सारे निजी वर्कर उनकी उस सभा के अंदर गए हैं, खाली एक अटेली विधानसभा से नहीं गए हैं। एक और चीज हाथ उठा के पूछ रहे हैं कि भाई कितने भाजपा के, मैं वही तो कह रहा हूं, यानी कि अभी भी राव को भाजपा समर्थक जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं या राव नहीं बचा पा रहे हैं। मैं राव को पूछना पड़ता है कितने भाजपा समर्थक है। ध्यान होगा आपको लोकसभा चुनाव में भी बाकायदा पूछा गया था कि भाई कितने भाजपा समर्थक लोग यहाँ पर आए हैं। मोहन जी, ये राव साहब अपने जो निजी कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप कर रहे हैं समय समय पर, उनको बूस्टर डोज देकर। अब हाँ, आप लोग ही हो जिनके सारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति चल रही है, अगर वो इस समय बूस्टअप ना करें तो पता नहीं चलेगा कि वहां कितने लोग, जब सभा राव साहब की थी और राव साहब दम भर रहे हैं अकेले का, तो भाजपा के जो पदाधिकारी वर्कर हैं उनको कितनों को इन्वाइट किएगा वहां जाने के लिए, ये पता चले। वर्कर जाएंगे, अगर अमित शाह जी की सभा के अंदर भाजपा के इस इलाके के नेता या वर्कर नहीं जाते हैं तो हम मान सकते हैं भाजपा के लोग नहीं गए। ये राव साहब के अपने दौरे हैं, अपने सभा है, आरती राव अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दौरे कर रही है, तो उनके निजी जो वर्कर है वो वहां जाएंगे। भाजपा के उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सेड़ंग के आसपास के या अटेली आप विधानसभा के, वो वर्कर वहां गए होंगे अगर उनको बुलाया गया होगा तो। लेकिन आज अहिरवाल में जितने भी टिकट के दावेदार हैं उनको भी एक मैसेज देने की राव ने कोशिश की है। बोला आप जो हवा के अंदर सोते हैं टिकट मिल जाएगी,
टिकट ऐसे आसानी से नहीं मिल जाएगी। अगर आप ले भी आएंगे तो जीत भी आसानी से नहीं। राव साहब ने यह कहा कि मैं टिकट वितरण कमेटी का मेंबर हूं, अगर भाजपा ने मेरे दबाव को नहीं माना, मेरे अपने चहेतों को टिकट नहीं दी, मेरी पुत्री को अगर टिकट नहीं दी, तो जो केवल भाजपा कैडर के लोग हैं, जो भाजपा कैडर के सारे टिकट चाह रहे हैं, मैं उनको टिकट बेशक दिलवा ना पाऊं, पर मैं उनकी टिकट कटवाने के अंदर अपना पूरा अहम योगदान रखूंगा। ये बात उन्होंने मैसेज इसलिए की है ताकि जो भाजपा कैडर के लोग हैं वो दबाव में रहें और दबाव में रहकर वो राव साहब के यहां नतमस्तक हो। मगर ऐसे कम ही नेता रहे हैं भाजपा कैडर के अंदर जो पूर्ण रूप से वो या तो भाजपा के साथ जुड़े हैं, और जो राव साहब के साथ जुड़े हैं वो भाजपा कैडर से नहीं जुड़े, वो राव साहब से जुड़े हैं। अगर राव साहब आज पलायन करते हैं भाजपा से, तो वो एक ही क्षण में भाजपा से पलायन करके दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन एक और चीज देखिए, आज मैं एक मीडिया के अंदर एक राव नरबीर का बयान सुन रहा था। राव नरबीर ने बकायदा मीडिया से बात करते हुए बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं कि इस भाजपा सरकार में जमकर के भ्रष्टाचार हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। अब जो हमारा कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं वो भी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लोगों में नाराजगी है। और राव की टिकट को लेकर के, जो राव नरबीर की टिकट को लेकर बात की गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई बाकायदा सर्वे करा रही है, सर्वे में मेरा नाम आ रहा है तो पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर मुझे लगता है कि पार्टी को लगता है कि मेरा नाम ऊंचा है तो मुझे टिकट मिलनी चाहिए। वो भी आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या लगता है पूरी लोबी यानी कि काम कर रही है? राव नरबीर को लगता है कि इस बार पार्टी टिकट देगी क्योंकि 2019 में राव के आशीर्वाद से उनकी टिकट कट गई, टिकट नहीं मिल पाई, जबकि वो खुद टिकट वितरण वाले थे और वो बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे कि तमाम हमारे लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं और गुड़ पर मक्खी बैठती है, इस तरीके की। तो इस बार राव नरबीर को क्यों लगता है कि टिकट मिल जाएगी, या पार्टी को लगता है कि टिकट राव नरबीर को बादशाहपुर से मिलनी चाहिए? देखिए मोहन जी, पिछली बार 70 पार के नारे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीती थी, उसके बाद चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बावजूद 70 पार का जो नारा था वो 40 पे सिमट गया। तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग हैं। अब क्या है कि भाजपा के जो कैडर के लोग हैं उन्हें लगता है कि ये लास्ट चांस है। अगर इस बार भी कैडर के लोगों को टिकटें नहीं मिलती है तो फिर इतने साल भाजपा की दरी बिछाने का, सीनियर नेताओं की जय बोलने का, उनके ऊपर खर्चा करने का हमारा जो सारा है किया कराया वो सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए ये भाजपा पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा को पता है इस बार भाजपा सरकार सत्ता में तीसरी बार बड़ी मुश्किल से आ सकती है, और वो चाहते हैं कैसे भी करके सत्ता में हमारी तीसरी बार एंट्री हरियाणा के अंदर हो, ताकि हम लोगों में ये दिखा सकें या अपने जो उनके काले कारनामे वो दबे रह सके। जो जुबान खुल रही मैं है, उसी बात पे आ रहा हूं। आप ब्यूरोक्रेसी हैवी है, अफसरशाही है, ये राव नरबीर को अब नजर आ रहा है, 5 साल से नजर नहीं है। मोहन जी, उसी बात पे आ रहा हूं कि पहले भाजपा सशक्त थी इसलिए इन नेताओं की बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब भाजपा कमजोर स्थिति में है हरियाणा के अंदर, इसलिए भाजपा कैडर के लोग भी अपना हक मांगने लग गए हैं, और जो अन्य दलों से जो पलायन करके जो नेता भाजपा के अंदर आए हैं वो भी अपना वर्चस्व चाहते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के अंदर यही चल रही है, अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया के अंदर जो लोग मौका परस्त जो लोग थे, जो पलायन करके भाजपा के अंदर गए थे, उनको अधिकांश को हराने का काम देश की जनता ने किया है। वही हाल अब आप देखें उपचुनाव के अंदर हुआ है। भाजपा केवल 2 सीटें जीत पाई है, तो अब ये भाजपा को डर लग रहा है और उन कैंडिडेट्स को भी डर लग रहा है, अब कहीं भाजपा आपकी इस डर से टिकट ना काट दे। आप दूसरी पार्टी से पलायन करके आए हैं और भाजपा को डर यह लग रहा है कहीं उनको टिकटें दे दी गई जो पलायन करके हमारे अधिकांश नेता आए हैं, तो हमारे जो पुराने कैडर के लोग हैं वो तो भाजपा में विरोध करेंगे ही करेंगे, मगर जनता उन पलायन करने वाले नेताओं को भी हराने का काम करेगी। इसलिए सीटों का आंकड़ा हमारे पास नहीं आएगा, हम बहुमत से दूर रहेंगे। तो अहिरवाल के नेताओं को अब ये बात समझ में आ गई कि हम दबाव बढ़ा सकते हैं भाजपा पे, क्योंकि अहिरवाल से भाजपा को राव ने जिताया, 2014 के अंदर जिताया, कुछ नहीं मिला, 19 में जिताया, कुछ नहीं मिला, तो अभी 24 आखिरी चांस मान रहे हैं कि अगर अब नहीं बोले तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि राव के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी बेटी को स्थापित करना है, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाना है। और आज का जो राव का संबोधन था वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है। तो यानी कि 2 खेमों में बट गई, एक बीजेपी कैडर के और एक राव कैडर के। तो इस चुनौती से कैसे निकला जाएगा? क्या राव 10-15 सीट दिला पाएंगे? लगातार हम चर्चा कर रहे थे अगर राव ने हिम्मत नहीं दिखाई तो सीएम की कुर्सी तक नहीं जा सकते। क्या राव लगता है हिम्मत दिखा रहे हैं, या कहेंगे जिसको गीदड़ भभकी होती है वो डरा रहे हैं, क्योंकि साहस थोड़ा को आ रहे हैं 2 दिन बाद? मोहन जी,
दबाव खाली राव की तरफ से नहीं है। जितने भी नेता अन्य पार्टियों से पलायन करके भाजपा में आए थे, उनके लिए आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है अपनी आने वाली पीढ़ी को राजनीति में स्थापित करना। चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हैं, चाहे राव नरवीर हैं, चाहे उसके बाद हमारे भिवानी से सांसद धर्मवीर जी हैं, ये सब अपने पुत्र पुत्रियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इलाके के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा इलाके के लिए। इलाकों की समस्याओं से, उन बातों से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा के चुनाव के बाद आज तक एक मुद्दा राव इंद्रजीत सिंह ने नहीं उठाया, एक मुद्दा सांसद हमारे भिवानी के ने नहीं उठाया। मैं इलाके की ये पिछली कमियां रह गई थी, उन गलतियों को सुधारूंगा या इस काम की डिमांड में सेंटर में रख रहा हूं। केवल अब चुनाव के दौर के अंदर सब अपनी नई पीढ़ी को स्थापित करने के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और उन्हें पता है भाजपा इस समय इतनी कमजोर है, और इस समय सही समय है उन पे चोट करने का, दबाव डालने का। अब देखना यह है कि आने वाले समय के अंदर अगर हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है, जिसके अंदर अमित शाह जी हैं, जो चाणक्य माने जाते हैं, वो हमारे राव साहब और धर्मवीर और इनके नरवीर के दबाव में रहेंगे, या ये सब आखिरी में उन्हीं के दबाव में आएंगे, ये देखने का विषय है। लेकिन एक और बड़ी चीज देखिए, राव नरवीर लोकसभा चुनाव के बाद एकदम से उभर करके आए मीडिया के सामने, क्योंकि राव नरवीर को यह डर लगता है 19 में मेरी टिकट कट गई, और 24 के अंदर उनके समधी जो दान सिंह है, क्योंकि इनका आपस में रिश्ता है, तो दान सिंह को भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने हरवा दिया। तो वो टीस कहीं ना कहीं है कि आप राजनीति के अंदर आना जरूरी है, सत्ता के अंदर आना जरूरी है। अगर राव से कहीं ना कहीं टकराव लेना है, अपनी राजनीति पकड़ बनाए रखना है, तो ये चुनौती कहीं ना कहीं, या फिर पार्टी को डरा धमका करके भी हम छोड़ भी सकते हैं, हम कांग्रेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके का मैसेज आ रहा है, कांग्रेस काफी हैवी है, 5 लोकसभा चुनाव जीते हैं लगातार, 5 सीटें जीती है इस 24 के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं उग्र है एक तरीके से कांग्रेस में सत्ता बनाने के लिए, कि इस बार वो बार बार कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और बीजेपी कहीं ना कहीं हाशिए पे डरी हुई है, 5 सीटें गंवा चुकी है। तो ये तमाम चीजों का जो मिश्रण किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहनलाल जी, एक तो आपने पहले बात कही थी कि नरवीर जी की टिकट कट गई थी राव के आशीर्वाद से। आशीर्वाद से टिकट नहीं करी, राव साहब के दखल से, विरोध से टिकटें कटी थी, जिनकी भी कटी। तो आशीर्वाद हमने तो शब्द का यूज किया ना। आशीर्वाद में तो दिया जाता है और विरोध में छीना जाता है। तो आशीर्वाद से टिकटें नहीं कटी। इस बार भी राव साहब का पूर्ण आशीर्वाद केवल अपनी पुत्री के लिए है। अगर कहीं ना कहीं चुनाव सिमट कर ये आ गया, उनसे कहा गई सांसद धर्मवीर सिंह आप टिकट पुत्र के लिए चाहेंगे, अन्य के लिए चाहेंगे, तो उनकी पहली प्रायोरिटी अपना पुत्र होगा। यही हाल कमोबेश हमारे माननीय सांसद साहब का होगा, यही हाल नरवीर जी का होगा। अब वो चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को टिकट मिले। बाकी जो ये बातें कर रहे हैं ना, अब हमारे हाथ में, हम कटवाएंगे जुड़वाएंगे, ये एक दबाव चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज कमजोर स्थिति में है। ये दबाव डाल करके अपनी पहले सीटें पुख्ता करना चाहते हैं। अब बात क्यों ना करे 2014 मैं उसी बात पे आ रहा हूं, सीएम का सपना दिखाया और आपने खट्टर को सीएम बना दिया, तो फिर राव क्यों ना करे भाई, मौके के ऊपर क्यों ना करे। जैसे पहले भी मैंने आपसे एक बार इस बात में जिस बहस की थी कि भाई कैप्टन अजय सिंह यादव अपने बेटे के लिए लड़ रहे, तो हुड्डा भी तो अपने बेटे दीपेंद्र के लिए लड़ रहे हैं ना, राज्यसभा सीट गंवा दी एक लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए। तो फिर इसमें लड़ाई में दिक्कत क्या है? हर आदमी अपने हक के लिए लड़ सकता है। राव इंद्रजीत भी लड़ रहे, राव नरवीर भी लड़ रहे, और जो धर्मवीर भी लड़ रहे हैं। तो मैंने आपसे कब कहा कि इसमें कोई दिक्कत है? मैंने कब कहा कि आपसे इसमें दिक्कत है? पहले भी आपने इस तरह की बातें की थी, जब भी मैंने यह कहा था कि जिस तरह व्यापारी चाहता है मेरा बेटा व्यापारी बने, डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, साइंटिस्ट चाहता है मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, तो राजनेता भी चाहते हैं मेरा बेटा नेता आए। उसमें मना कब किया है मैंने? हर पार्टी का कोई भी नेता, वो सब चाहते हैं। आप कह रहे हैं दबाव बना रहे हैं, तो दबाव मोहन जी, आप सारी बातों को मिक्स करके किसी के पक्ष में बयान दिलवाने की कोशिश ना करें। जो आप राजनीतिक चर्चा है उसमें सभी पार्टी के लोग दबाव बनाते रहे, दबाव की ही राजनीति चल रही है। अभी बात चल रही थी कि युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। सांसद साहब ने इतना मुद्दा उठाया, या धर्मवीर ने उठाया, नरवीर ने उठाया, अगर लोकसभा में युवाओं को टिकट मिलनी चाहिए। एक बार भी कहा गया अगर लोकसभा के चुनाव के अंदर किसी युवा को, चेहरे को टिकट मिलनी चाहिए। जब अपने लिए बात आ रही है तो सब अपने लिए आवाज उठा रहे, अब युवाओं को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि पता है सब ये उम्र दराज हो चुके हैं, हमने अपना सत्ता का हस्तांतरण नेक्स्ट पीढ़ी को करना है। इसलिए
यह दबाव डाला जा रहा है। शहद थाली में युवाओं के लिए थाली में परोसकर टिकट ना कांग्रेस की रखी हुई है और ना भाजपा की रखी हुई है। यही दबाव कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के अंदर दिखा रहे हैं। चाहे आप शैलजा की बात करें, किरण चौधरी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? अब उन्हें लगता था तुम्हारी टिकट कट गई है, इसलिए अपनी पुत्री के लिए उनको या अपने लिए टिकट पार्टी छोड़नी पड़ी। यही दबाव लगातार कप्तान अजय सिंह उठाते, गाय बगाए पार्टी का विरोध कर देते कहीं ना कहीं, और अपना वो दबाव दिखाना चाहते हैं पार्टी में सीनियर हूं। तो वही दबाव की राजनीति चल रही है। दबाव शब्द गलत नहीं है, दबाव हर नेता हर पार्टी में डालता है। एक दो तरह की लड़ाई संघर्ष हमेशा राजनीति में चलता है। एक संघर्ष होता है अपने विपक्षियों के साथ और एक संघर्ष होता है पार्टी के अंदर अपने ही अन्य नेताओं के साथ। तो फिलहाल जो इनका संघर्ष चल रहा है ना भाजपा वालों का, वो संघर्ष चल रहा है अपने ही टिकट के लिए अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं या समकक्ष नेताओं के साथ टिकट का संघर्ष। चुनाव का संघर्ष तो बाद में आएगा जब टिकटों की घोषणा हो जाएगी, अभी ये चुनावी संघर्ष तक नहीं आए हैं। राहुल कह रहे हैं मैं तो युवाओं के लिए पैरवी करूंगा। ऐसे कौन कौन से युवा हैं जिनके लिए पैरवी कर सकते हैं? राजवीर के लिए कर सकते हैं, अनिल रायपुरिया के लिए कर सकते हैं, सुनील मूसेपुर के लिए कर सकते हैं। ये तमाम युवाएं हैं। अमित यादव के लिए कर सकते हैं, सतीश खोड़ा के लिए कर सकते हैं, आरती राव के लिए कर सकते हैं। तो किसकी पैरवी करेंगे? ऐसे कोई है या अपने कैंडिडेट के लिए सिर्फ जो अपने समर्थक हैं उनके लिए करेंगे, या जो भाजपा कैडर के लोग हैं उनके लिए पैरवी करेंगे? वो मोहन जी, पहले तो किसी भी पार्टी का आप उठाकर देखिए युवाओं की उम्र कहां तक मानी गई है। आपने देखा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो युवाओं की श्रेणी में है, पार्टी में भी एक कैडर होता है, एज लिमिट होती है कि इस एज तक के हम कार्यकर्ताओं वर्कर को नेताओं को युवा की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद जो चले गए वो मिडिल एज में है। अब जबरदस्ती कोई युवा कहे वो अलग बात है। चाहे आपने 5-7 के जो नाम लिए मैं उन पे नहीं जाना चाहता, वो आपकी निजी बात है, मगर नहीं मैं नहीं लेता किसी का नाम। आप लीजिए नहीं, आप लीजिए उन पे नाम। मैं तो एक आप सवाल एक पूछे युवाओं की समर्थन करेंगे, युवा नहीं, पार्टी नहीं देगी। नहीं, युवाओं की कहेंगे आप युवाओं को दे, नहीं, पार्टी कहेगी तो ऑलरेडी युवा हमारे पास। युवाओं की पैरवी क्या इन्हीं विधानसभाओं पे या दक्षिणी हरियाणा में जरूरी है क्या? और भी तो पूरे हरियाणा में विधानसभा है, वहां से युवाओं को टिकट मिल सकती है, वहां से नहीं मिल सकती क्या टिकट? युवाओं का कोटा कहां फिक्स कर रखा है? भाजपा मुझे बताइए, इन्होंने कहा था हमारा एज है, इस एज से ज्यादा के नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगी। क्या उस पोर्टफोलियो पे आज तक या उस अपनी बात के ऊपर आज तक भाजपा कायम है? भ्रष्टाचारियों को पार्टी में नहीं लेंगे उसमें भाजपा कायम है? तो ये जो बातें हैं ना राजनीतिक हिसाब से बदलती रहती हैं। नियम कायदे कानून सब अपनी सुविधाओं के लिए नेताओं के लिए बनाए जाते हैं। नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये युवाओं के लिए। युवा क्या एक ही युवा है, 2-3 युवा है पार्टी के, पता नहीं कितना युवा। हर विधानसभा में आपको युवा गिनवा सकता हूं जो युवा अपनी टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फिर एक बताइए ना, जिस तरह कांग्रेस ने कहा है, जिस तरह कांग्रेस ने कहा है कि हम इतने % युवाओं को टिकट देंगे और उन्होंने लोकसभा में दी, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में दी। एक तो 25 साल 3 महीने का युवा जीत कर आया, 26 साल के युवा जीत रहे हैं, 27 साल के युवा जीत रहे हैं, तो वो युवा की श्रेणी में आते हैं। तो आप बताएं ना, भाजपा ने आज तक घोषणा की है युवाओं की? आप किसी भी बड़े नेता ने, भाजपा ने या सांसद साहब ने कहा है कि इतने युवाओं को हम पूरे हरियाणा में टिकट देंगे? कहीं हुआ है ये? तो फिर राव को क्यों याद आया ये एकदम? अब युवा क्यों याद आए? मैंने आपसे पहले कहा है, चाहे सांसद धर्मवीर हैं, चाहे राव साहब हैं, चाहे नरवीर हैं, चाहे अन्य भाजपा के नेता हैं, चाहे कैप्टन अजय यादव है, सबको अपनी अगली पौध को राजनीति में स्थापित करना है। जब युवाओं की याद आ रही है, अगर युवाओं का कोटा था तो लोकसभा में कितने युवाओं को टिकट दिए वो तो बता दे पहले भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है आज राव ने युवाओं का जिक्र करके एक नई यानी कि नया राजनीति सकुफा छोड़ दिया है? युवा तैयारी करे, जो फिर उम्र दराज वो कहां जाएंगे, कापड़ीवास कहां जाएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं। अरविंद यादव कहां जाएंगे? कोई युवा तो नहीं है अरविंद यादव। मोहन जी, हमारे माननीय सांसद साहब पार्टी के हरियाणा के सर्वोच्च नेता नहीं है, ना वो देश के हैं ना पार्टी के हैं। दक्षिणी हरियाणा में उनकी पकड़ है, उसलिए उनका मान सम्मान और इज्जत है। दक्षिणी हरियाणा ने उनको हमेशा जिताकर भेजा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, उसमें आप और हम भी हैं वोट देने वालों के अंदर। अब बात आती पार्टी कैडर की, तो पार्टी कैडर डिपेंड करेगा कि वो कितने % युवाओं को देगी, कौन कौन सी विधानसभा किस युवा को टिकट मिलेगी और कहां वो अपने पुराने पार्टी कैडर के जीतने वाले नेताओं पे दाव लगाएगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मोटिव है कैसे भी संख्या बल लेके आना है। अब उनका फोकस ना पुराने नेताओं पे है, ना युवाओं पे है, ना अन्य दलों से आए नेताओं पे है। उनका फोकस एक है, कौन सी विधानसभा से कौन कैंडिडेट सीट निकाल सकता है, जीत दिला सकता है और हमारे बहुमत को साबित कर सकता है, बहुमत में हमारा इजाफा कर सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेताओं का उस तरफ ध्यान है। उनका इस बात से कोई लगाव बात नहीं है कितने युवाओं को टिकट देंगे, कितने सीनियर को देंगे, कितने पार्टी कैडर को देंगे या कितने पलायन करके नेताओं को देंगे। अभी तो बहुत सा पलायन करके अन्य दलों से नेता कुछ भाजपा में आए
जाएंगे, कुछ भाजपा से कांग्रेस में भी जाएंगे जब टिकटें कटेंगी तो अभी तो बहुत कुछ भविष्य के गर्त में दबा हुआ है। और ये आने वाले समय में जनता डिसाइड करेगी कि वो पलायन करने वाले नेताओं में विश्वास जताती है या नहीं जताती है। आज का जो भाषण में संबोधन राव का अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं राव को सीएम बनने का सपना है। और एक पीस है, बार बार बाकायदा कहा जा रहा है कि अमित शाह कह गए भाई नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो राव को उसका भी कहीं ना कहीं दर्द है। और अहीरवाल से एक बार सीएम बने उसको लेकर के वो तैयारी में बाकायदा लगे हुए। तो क्या लगता है अब ये 16 तारीख को जो अमित शाह आ रहे हैं वहां ये राव के भाषणों की चर्चा होगी या राव इस पे या अमित शाह इसके ऊपर कोई चर्चा करके जाएंगे या युवाओं पे कुछ बोल करके जाएंगे? क्योंकि आज आरती राव ने तो अपने पत्ते खोल दिए कि भाई मैं अटेली से लड़ूंगी। एचआर न्यूज लगातार ये सवाल खड़े कर रहा था और बाकायदा उन्होंने जी के भी क्या है कि मीडिया बार बार पूछ रहे कि हम कहां से लड़ेंगे, तो 2 सीटें उन्होंने जो बताई है। तो मेरा भी ये सवाल ये है कि ये 16 तारीख को इनके कुछ मायने नजर आएंगे या फिर अब ये नई राजनीति चलती रहेगी, बयानबाजी का दौर शुरू रहेगा? मोहन जी, आप कर रहे हैं राव के दर्द की। दर्द तो हर नेता को होता है जब उसके अनुरूप मतलब नरवीर को भी दर्द है, कापड़ीवास को भी दर्द है, मैं तो कह रहा हूं सभी को दर्द है। इस टाइम सत्ता सबको चाहिए। मोहन जी, दर्द सभी पार्टी के नेताओं को होता है जो उनकी इच्छा के अनुरूप या उनके कैडर के अनुरूप उनको कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं मिलता है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता है। आप दर्द की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा कैडर के सर्वोच्च नेता, देश स्तर के जो सर्वोच्च नेता हैं, वो अपनी पार्टी के नेताओं का दर्द सुन कर रहे हैं। दर्द तो आरएसएस के संघ प्रमुख को भी बहुत भारी है, पर उनका दर्द कौन सुन रहा है? मोदी जी, अमित शाह जी उनके दर्द को कहां सुन रहे? दर्द तो सहयोगी दलों को भी बहुत कुछ है, मगर उनका दर्द सुन कौन रहा है? अमित शाह जी और मोदी जी के अंदर एक चीज खास है कि उन्हें किसी के दर्द से, किसी के पार्टी कैडर से कोई मतलब नहीं है। होगा वो जो ये दोनों नेता चाहेंगे, हरियाणा में वो होगा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब चाहेंगे, क्योंकि वो इन दोनों नेताओं के काफी करीबी और नजदीकी है। चाहे कोई नेता अपना विरोध करते रहे, चाहे दर्द बयान करते रहे, हाँ इतना जरूर है अगर उनकी चाल कहीं फंस गई, उन्हें लगा अब इससे हमें नुकसान होता है, तो वो उसके दर्द पे थोड़ा टाइम भी एक मरहम लगाने का काम जरूर कर देंगे, उसको झांसे में लेकर एक झूठे लॉलीपॉप देने का काम जरूर करेंगे, मगर उन्हें किसी के दर्द से मतलब नहीं है। वो केवल सत्ता में वापसी चाहते हैं। तो तवज्जो नहीं मिलेगी, मतलब नहीं, 15 सीटों पे तवज्जो नहीं मिलेगी। 15 सीटें तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी मोहन जी। अगर 15 सीटों पे राव साहब को तवज्जो दे देंगे तो फिर पार्टी कैडर क्या झुंझुना हिलाने जाएगा भाजपा का? मुझे आप ये कि बताइए ना, दक्षिण हरियाणा में जो लंबे समय, आपको क्या अनुमान है कितनी सीटों पे दे सकते हैं? मुझे मैक्सिमम 2 सीटें लगती है जिन पे राव साहब का दखल हो सकता है। एक सीट वो अपनी आरती पुत्री के लिए फिक्स कर देंगे और दूसरी सीट वो उन्हें लगेगी यहां से कोई उनका कड़ा प्रतिद्वंदी है जिसको उन्हें कमजोर करना चाहिए, वहां वो अपना दबाव दखल दिखा सकते हैं कि इनको ना देकर आप किसी और को दे सकते हैं। तो ऐसे में हरियाणा से सीटें निकाल सकती है फिर बीजेपी, नुकसान नहीं होगा बड़ा राव को इग्नोर करके? देखिए मोहन जी, भाजपा अब आगे क्या रणनीति बनाएगी, कितने नेता भी पलायन करके आएंगे। भाजपा आर्थिक रूप से बड़ी सुदृढ़ पार्टी है, विपक्षी दलों को कितना वो फंडिंग फाइनेंस करेगी, तीसरा मोर्चा जो बन रहा है उसमें से किस किस को कहां से टिकटें दिलवाई जाएंगी। जैसे मायावती जी का आपने यूपी में हाल देखा, अब वो भाजपा की बी टीम के ऊपर लिए काम कर रही थी, उन्होंने वहां अपनी सीटें जितवाने के लिए चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने तो कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन था उसको हरवाने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करे थे। वही हाल अब प्रयोग जो है विधानसभा के अंदर जहां भी दल हैं, जो भी प्रदेशों में चुनाव है वहां ये प्रयोग किया जा रहा है, फंडिंग की जा रही है और इस तरह से ये चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है। मगर मुझे नहीं लगता हरियाणा प्रदेश की जनता या देश की जनता अब 2 प्रमुख पार्टियों को छोड़कर इधर उधर कहीं ध्यान भटकाने का काम करेगी। छोटे छोटे दल है, ये आपको नहीं लगता नया मोर्चा तैयार हो सकता है? जैसे इंसाफ मंच है या और भी कई सारे छोटे छोटे दल है जिन्होंने बनाए हुए हैं। नहीं, ये इंसाफ मंच एक सामाजिक संगठन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, चाहे आपके वो विनोद शर्मा का बनाया हुआ, जैसे चौहान साहब जिक्र कर रहे थे, कई लोगों ने अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाई हुई है। देखिए मोहन जी, जिनको भी भाजपा की तरफ से फंडिंग हो जाएंगे वो सारे तीसरे दल में, हरियाणा के तीसरे मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। जिनको फंडिंग नहीं होगी या जिनका लगेगा भाजपा का इसका साथ मिलाना या इसके फंडिंग करना हमारे लिए इसका कोई फायदा नहीं है, वहां भाजपा की तरफ से उनके लिए कुछ नहीं होगा। अधिकांश अब टेबल के पीछे क्या डील होती है, पर्दे के पीछे किस राजनीतिक दल की क्या डील होती है, ये सारी बातें ना मीडिया में हम बता सकते हैं ना हम उसको कहीं प्रूव कर सकते हैं। पता होता है सब कुछ, मगर ये बातें प्रूव नहीं की जा सकती। वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलते चलते देखिए आरती राव ने आज पत्ते खोल दिए, क्या मान रहे बटेली रहेगा या कोई और अभी सीट बदल सकती है? नहीं, पत्ता केवल एक खुला है, मैं चुनाव लड़ूंगी। नहीं,
नहीं नहीं, ये आप जबरदस्ती आप कहलवाना चाह रहे हैं। अभी कोई पत्ते नहीं खोले, पत्ता केवल एक खोला है कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं अटेली से लड़ूं। मगर जो उन्होंने बात कही है दूसरी जगह का नाम लिया उन्होंने आज के सभा में। अभी भी दो नाम। हाँ, तो मैं इसीलिए उन्हें खुद नहीं पता। अगर मेरी 100% टिकट यहाँ से अटेली से मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं 1% कट गई तो फिर आप पलायन करके कहां जाएंगे? फिर आपकी बातों का क्या अहमियत और क्या तवज्जो रह जाएगी, उसका भी तो एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है, मुझे चुनाव लड़ना है, इच्छा मेरी अटेली से, पार्टी टिकट नहीं देगी तो आगे जहां पार्टी कहेगी वहां मुझे जाना पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है। तो ये थे विनय यादव जी जो बता रहे थे। लेकिन आज कहें पिता पुत्री ने जिस तरीके से महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर, अटेली के सेलंग के अंदर जो है लोगों का धन्यवादी दौरा जो किया है, धन्यवाद किया लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से कहें कि आज एक ऑक्सीजन कार्यकर्ताओं में भरने की कोशिश की है, संबोधन करने की कोशिश की है, तो कई सारी चीजें इसके अंदर निकल करके आई है। राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा रही है और इस वक्त चुनाव में टिकट को लेकर के बड़ी मारामारी है। और आज राव ने जो कुछ कहा है उसको भी कई सारे मायने हैं जो अभी विनय यादव जी ने बताया है। आगे 16 तारीख के बाद क्या समीकरण बनेंगे, किस तरीके के समीकरण बनेंगे, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त टिकट के दावेदार है। लेकिन आज आरती राव ने एक पत्ता खोला है, दूसरा पत्ता अभी बाकी है। कहां से चुनाव लड़ेंगी दूसरे पत्ते के अंदर, क्या अटेली से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन जो तल्ख तेवर है वो कहीं ना कहीं राव के समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऑक्सीजन भरने का उन्होंने काम किया है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।